कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जैक बताता है कि वंश ही अमृता को कॉल करके आपके रंग में भंग डालने के लिए भेजा था। जैक की बात सुनकर रुद्रवंश को देखकर घर चल, तुझे तो मैं बताता हूँ। रुद्र की बात सुनकर वंश अपनी बत्तीसी चमका देता है। जल्दी ही सब हल्दी के कार्यक्रम से फ्री होते हैं और आराम करने लगते हैं। दिशा जी, वंदना जी, अमृता जी, काव्या, दृष्टि जी और रंजीता जी सब रघुवंशी विला आ जाते हैं। सब हाल में बैठे थे। वहीं सारी लेडीज सिंह मेंशन में हुई हल्दी के बारे में सबको बता रही थी। तभी आदित्य काव्या के पास आता है और दवाई और पानी काव्या के आगे करके कहता है, काव्या चलो मेडिसिन ले लो। आदित्य की बात सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य से मेडिसिन लेती है और खा लेती है। आदित्य को काव्या का ख्याल रखता देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। वंश आदित्य को चिढ़ाते हुए, हाय जीजू, कभी मेरा भी इतना ख्याल रख लिया करो। आदित्य वंश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, साले साहब आप भी प्रेग्नेंट हो जाइए, फिर मेरे साथ साथ बाकी सब भी आपका ख्याल रख लेंगे। आदित्य की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं वंश मुंह बना लेता है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आज का दिन बीत जाता है। अगली सुबह फिर से सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। आज मैती थी और शाम को ही संगीत था। रघुवंशी विला और सिंह मेंशन दोनों ही घरों में मेहमाने आने शुरू हो चुके थे। शादी इतनी जल्दी हो रही थी कि अचानक ही सबको इनविटेशन मिला था, लेकिन दो बड़े बड़े फैमिली से इनविटेशन आया था, तो भला कोई कैसे मना करता। सिंह मेंशन में मेहंदी वाली आ गई थी और मेहंदी की रस्म चल रही थी। मेहंदी की रस्म बाहर गार्डन में हो रही थी, जिसके लिए गार्डन को लाइट ऑफ डार्क ग्रीन कलर के पर्दों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। शिव्यांशिका, तारा, वेदिका और तृप्ति तीनों ने हरे हरे रंग के एक से एक गाउन पहने हुए थे। ये सारी व्यवस्था तारा ने ही करवाई थी। उसने पहले से ही सबके कपड़े डिजाइन करके रखे थे। रघुवंशी विला से भी सारी लेडीज सिंह मेंशन मेहंदी की रस्म के लिए मेहंदी लेकर आ चुकी थी। काव्या, अंशिका और तन्वी को देखकर, यार ये मेहंदी की रस्म बहुत बोरिंग नहीं है? ना कोई नाच, ना कोई गाना, ना कोई शोर शराबा, कुछ तो करो तुम दोनों। अंशिका काव्या को देखकर, ऐसी बात है तो ठीक है, चलो तन्वी थोड़ा शोर शराबा करते हैं, क्या कर दोनों चली जाती हैं। जल्दी ही गाना बजता है और अंशिका और तन्वी दोनों नाचते हुए सबके सामने आते हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। दोनों को डांस करता देखकर अमृता भी दोनों के साथ थिरकने लगती है। जल्दी ही चारों दुल्हनों को मेहंदी लग जाती है। सबके हाथों में उनके हमसफ़र के नाम लिख चुके थे। वहीं बाकी सब भी मेहंदी लगवाने लगते हैं। मेहंदी की रस्म होते होते शाम हो चुकी थी। सभी को मेहंदी लग चुकी थी। बाहर गार्डन में भी अब संगीत के लिए डेकोरेशन हो रहा था। सिंह मेंशन में सब गार्डन में बैठकर संगीत का मजा ले रहे थे। अमृता और तन्वी ने होस्टिंग संभाली हुई थी। तन्वी माइक पर, तो लेडीज़ और लेडीज़, आज यहाँ आप सब हमारी चारों दुल्हन के संगीत पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर कोई जेंट्स भी नहीं है, तो अपनी झिझक और डर को दूर कीजिए और अपने अंदर की डांसर को बाहर आने दीजिए। आज की शाम हम सबके नाम। और इस शाम को शानदार बनाने के लिए सबसे पहले आ रही हैं मॉम, यानी कि मिसेज रंजीता धीर रघुवंशी, दिशा बीर रघुवंशी, वंदना अशोक रंधावा और अमृता वैभव रहेजा। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन चारों लेडीज़ का। अपना अपना नाम अनाउंस होते ही दिशा जी, रंजीता जी, वंदना जी और अमृता जी चारों स्टेज पर आ जाती हैं। गाना प्ले होता है और सब अपने लटके झटके दिखाने लगती हैं। कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। जल्दी ही गाना खत्म होता है और सब उन चारों के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। सबके परफॉर्मेंस के बाद अब बारी थी चारों दुल्हन के परफॉर्मेंस की। वहीं तन्वी स्टेज पर तारा, वेदिका, तृप्ति और शिव्यांशिका को बुलाती है। अपना नाम सुनकर चारों स्टेज पर आ जाती हैं। गाना प्ले होता है, सब थिरकने लगती हैं। मेहंदी लगा के आई है, बिदिया सजा के आई, चूड़ी खनका के आई, पायल छनका के आई हो, अब गीत मिलन के गाना है, मुझे साजन के घर जाना है। तीनों दुल्हन बहुत अच्छा डांस कर रही थी। वहीं तीनों का डांस देखकर आराध्या जी और करड़ा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
सच था, उनकी बेटी सिर्फ आज रात तक थी उनकी, फिर तो वो कल से पराई होने वाली थी। जल्दी ही गाना खत्म होता है और तीनों नीचे आ जाती हैं। अगली सुबह आज शादी थी और दोपहर का मुहूर्त था, जहाँ एक तरफ सिंह मेंशन में चारों जोड़ों के लिए अलग अलग 4 मंडप सजाए जा चुके थे, वहीं रघुवंशी मिला में बारात निकालने की तैयारी हो रही थी। दोनों घरों में काफ़ी चहल पहल थी। सिंह मेंशन में एक कमरे में चारों दुल्हन तैयार हो रही थी। पार्लर वाली आ चुकी थी, जहाँ तारा, तृप्ति और वेदिका शांति से अपना मेकअप करवा रही थी। वहीं हमारी शिव्यांशिका बार बार चिड़चिड़ा रही थी। भारी सा लहंगा, भारी भारी ज्वेलरी, ये सब शिव्यांशिका को इरिटेट कर रहे थे, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। शिव्यांशिका को तैयार कर रही पार्लर वाली भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी, और क्या कर सकती थी, बेचारी का काम था। क्लाइंट कैसा भी हो, संभालना तो था ही, इसलिए वो शांति से मुंह बंद करके शिव्यांशिका के हिसाब से हल्का फुल्का मेकअप कर रही थी। वहीं रघुवंशी विला में दिशा जी, रंजीता जी और अमृता जी ने रुद्र, जैक, तरुण और अक्षय की आरती उतारी और कुछ बहुत रस्मों के बाद उन्हें कार में बैठा दिया और उनकी बारात सिंह मेंशन की तरफ निकल गई। बारात में बंश, पीयूष, रोनी, आदित्य, सारी लेडीज और सारे जेंट्स हंसी खुशी नाच गा रहे थे। जहाँ एक तरफ मुंबई में दोनों परिवारों में शादी और हंसी खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई से बहुत दूर एक कमरे में माया अपने आदमियों को कहती है, हम आज अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं, इसलिए सारी तैयारियां करो। माया की बात सुनकर उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। वहीं माया खुद से कह रही है, आ रही हूँ वापस, बहुत सालों बाद एक बार फिर सब कुछ तबाह करने, कहकर हंसने लगती है। वहीं माया के आदमियों में से एक आदमी बीच में से निकलकर दूसरी तरफ चला जाता है। वो चारों तरफ देखते हुए अपने कदम एक कमरे की तरफ बढ़ाता है। उस अंधेरे कमरे में आकर वो आदमी वहाँ रखी अलमारी को, जो दीवार से लगी हुई थी, थोड़ा सा खिसकाता है। अलमारी के खिसकते ही वहाँ एक आले जैसा दिखने लगता है। उस आले में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। वो आदमी इधर उधर देखकर जल्दी से उस बॉक्स को बाहर निकाल कर खोलता है और उसमें मोबाइल रखा हुआ था। वो आदमी उस मोबाइल को स्विच ऑन करता है और एक नंबर डायल कर देता है। वहीं मुंबई में थोड़ी देर बाद बारात आ चुकी थी। बैंड बाजे की आवाज़ सुनकर वेदिका, तारा, तृप्ति और यहाँ तक कि शिव्यांशिका के दिल में भी अजीब सी हलचल होती है। वहीं अंशिका, काव्या, अमृता और तन्वी चारों मुस्कुराते हुए रूम की बालकनी में आकर देखते हैं तो सिंह मेंशन के गेट पर बारात आ चुकी थी। चारों अंदर आकर चारों दुल्हन से कहते हैं, बारात आ चुकी है और आप लोगों के सैया जी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चारों की बात सुनकर सभी दुल्हनें मुस्कुरा देती हैं और बालकनी के पास आकर नीचे देखने लगती हैं। नीचे आराध्या जी और करुणा जी अभिज्ञान जी और दीपक जी के साथ मिलकर चारों दूल्हों और बारात का स्वागत कर रहे थे। 4 अलग अलग मंडप बनाए गए थे और सभी मंडप में अलग अलग पंडित जी बैठे हुए थे। पास में ही शादी देखने के लिए बारातियों के लिए चेयर लगाई गई थी। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया था। दिन के उजाले में भी मंडप बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद पंडित जी चारों दूल्हों को उनके मंडप में बुला लेते हैं और उनसे पूजा करवाने लगते हैं। जल्दी ही बर पूजा के बाद पंडित जी कन्या को बुलाने के लिए कहते हैं। आराध्या जी ऊपर दुल्हन के कमरे में आती हैं। जब चारों दुल्हन के कमरे में आती हैं तो देखती हैं सभी तैयार हो चुकी थी और सभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आराध्या जी की नज़र जब शिव्यांशिका पर जाती है तो उनकी नज़र शिव्यांशिका पर ठहर सी जाती है। हमेशा लड़कों के जैसे कपड़ों में रहने वाली शिव्यांशिका आज आसमान से उतरी परी लग रही थी। दिशा जी मुस्कुराते हुए चारों के पास आती हैं और अपने आंखों से काजल चारों के कान के पीछे लगा देती हैं। दिशा जी मुस्कुराते हुए चारों दुल्हन को देखकर, तुम चारों को देखकर आज हर कोई अपनी नज़रें तुम चारों पर से हटा नहीं पाएगा। आज तुम चारों बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। दिशा जी की बात सुनकर तारा, वेदिका और तृप्ति शर्मा जाती हैं। वहीं शिव्यांशिका बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। आराध्या जी नम आँखों से चलो, तुम लोगों को नीचे बुला रहे हैं। आराध्या जी की बात सुनकर चारों दुल्हन उनके साथ चलने लगती हैं। वहीं शिव्यांशिका का फ़ोन उसके रूम में ही छूट जाता है। थोड़ी देर बाद सबकी नज़रें चारों दुल्हन पर जाती हैं, जिन्हें करुणा जी, दिशा जी, रंजीता जी और आराध्या जी अपने साथ लेकर आ रही थी। वहीं ऊपर शिव्यांशिका का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था। उसमें नंबर सेव नहीं था। किसी अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन कोई ऊपर था ही नहीं, तो फ़ोन कैसे रिसीव होता। जल्दी ही पंडित जी कन्यादान के लिए वधू के माता पिता को बुलाते हैं। करुणा जी और दीपक जी वेदिका के कन्यादान के लिए आगे आते हैं।
वहीं आराध्या जी और अभिज्ञान जी शिव्यांशिका, तृप्ति और तारा का कन्यादान करने के लिए आगे आते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी फेरे के लिए चारों जोड़ों को खड़ा होने के लिए कहते हैं। फेरों और फिर सिंदूरदान के बाद पंडित जी शादी संपन्न होने का बोल सभी को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। शादी संपन्न हो चुकी थी। पंडित जी के कहने पर चारों जोड़ों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद भी ले लिया था। जल्दी ही आराध्या जी और करुणा जी सबको लंच के लिए लेकर आते हैं। लंच के बाद ही चारों दुल्हन की विदाई होनी थी। हालांकि आराध्या जी और करुणा जी इतनी जल्दी अपनी बेटियों की विदाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभिज्ञान जी और वीर जी के कहने पर दोनों को मानना पड़ा। अब इसके पीछे का रीजन सिर्फ अभिज्ञान जी और वीर जी ही जानते थे। दरअसल रुद्र और शिव्यांशिका ने पहले ही कह दिया था कि ये शादी और उसकी सारी रस्में जल्दी से जल्दी निपटाए जाए, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर रखना था। रुद्र और शिव्यांशिका ने वीर जी की बात मानकर ये शादी कर ली थी, तो वीर जी ने भी उनकी बातों को टाला नहीं। वो भी उनकी बात से सहमत थे। माया कभी भी मुंबई आ सकती थी और उसके लिए अभी कोई प्लान नहीं था। उससे निपटना कैसे है, वीर जी भी समझते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जिद नहीं करी और रुद्र शिव्यांशिका की बात मान ली। जल्दी ही सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गार्डन में ही अच्छा बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा दिया गया था, जिस पर सारी फैमिली बैठी थी। सबके कहने पर चारों जोड़ों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। पहले अक्षय वेदिका को, फिर वेदिका अक्षय को अपने हाथों से खिलाती है। इसी तरह रुद्र और शिव्यांशिका, तरुण और तृप्ति, जैक और तारा भी एक दूसरे को अपने हाथों से लंच कराते हैं। लंच के थोड़ी देर बाद ही विदाई की रस्में शुरू होती हैं। चारों दुल्हन अपने अपने हाथों में थाल से चावल लेकर अपने ऊपर से फेंकती हैं। वहीं पीछे खड़ी आराध्या जी और करुणा जी नम आँखों से अपने पल्लू में उस चावल को बटोर लेती हैं। माहौल काफ़ी इमोशनल हो चुका था। वेदिका, तारा और तृप्ति का रोना तेज हो चुका था। जैसे जैसे वो लोग गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तारा और तृप्ति दोनों अभिज्ञान जी के गले लगकर रोने लगती हैं। वेदिका भी दीपक जी के गले लगकर रो रही थी। आराध्या जी तारा और तृप्ति के माथे को प्यार से चूमती हैं और दोनों को अपने नम आँखों से गाड़ी में बिठा देती हैं। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को गले लगाते हैं और उसके माथे को चूमते हुए कहते हैं, अपना ध्यान रखना शिव्यांशिका। अभिज्ञान जी की बात सुनकर शिव्यांशिका हाँ में सर हिला देती है। अभिज्ञान जी और आराध्या जी शिव्यांशिका को रुद्र की गाड़ी में उसके पास बैठा देते हैं और चारों दुल्हनें चल पड़ती हैं अपने हमसफ़र के साथ नए सफ़र में, और चारों जोड़ों की विदाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद चारों गाड़ियां रघुवंशी विला के बाहर आकर रुकती हैं। चारों जोड़े गाड़ी से बाहर आते हैं तो दिशा जी और बाकी औरतें अक्षय और वेदिका को लेकर सामने वाले विला में जाते हैं। अमृता जी जल्दी ही वेदिका और अक्षय की आरती उतारती हैं। चावल के कलश को अपने पैर से गिराकर और आलते की थाल में पैर रखकर अपने पैरों की छाप बनाते हुए वेदिका अंदर आती है। फिर अमृता जी दोनों को मंदिर में लाकर वेदिका से दिया जलाने को कहती हैं। सही मायने में वेदिका का असली घर यही था, इसलिए पहले सबने वेदिका का गृह प्रवेश करवाया था। अक्षय और वेदिका की बाकी की सारी रस्में सबके साथ रघुवंशी विला में ही होने वाली थी। थोड़ी देर बाद सबके साथ वेदिका और अक्षय भी रघुवंशी विला में आ जाते हैं, जहां पर दिशा जी और रंजीता जी अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती हैं। क्योंकि वेदिका का गृह प्रवेश सामने वाले विला में पहले ही हो चुका था, इसलिए वो सबके साथ अंदर आ जाती है। काफ़ी टाइम हो चुका था और सबका डिनर हो चुका था। रस्में वगैरह में पता ही नहीं चला कि कैसे रात हो गई। सारे जेंट्स अपने अपने रूम में जा चुके थे। वहीं लेडीज चारों दुल्हन को लेकर उनके रूम में छोड़ आई थी। अब उनका कोई काम नहीं था, इसलिए वो सब अपने अपने रूम में जा चुकी थी। अब हाल में बस चारों दूल्हों के साथ वंश, अमृता, पीयूष, तन्वी, रोनी, अंशिका, आदित्य और काव्या थे। आदित्य चारों दूल्हों को देखकर, हाँ तो भाई अब तो शादी हो गई है और काव्या को लेकर मैं कल वापस जा रहा हूँ, तो सोचा आज हम सब बैठकर बातें कर लेते हैं। तरुण बोला, पर ऐसे कैसे? तन्वी बोली, मुँह से, और कैसे? बातें तो मुँह से ही कर सकते हैं ना। तरुण बोला, तू चुप रह, मेरा वो मतलब नहीं था। तन्वी तरुण की टांग खींचते हुए, तो क्या मतलब था आपका? तरुण बोला, अरे मेरा मतलब वो ऊपर वो भाभी, हाँ शिव्यांशिका भाभी इंतजार कर रही होंगी ना रुद्र का। तरुण रुद्र को फंसाकर अपनी बात कहता है।
काव्या मुस्कुराते हुए, हाँ तो करने देना, तुझे क्यों पड़ी है? रुद्र तो कुछ नहीं बोल रहा है। काव्या की बात सुनकर अक्षय, ज़ौक और तरुण रुद्र की तरफ देखते हैं जो सबको देख रहा था। वो सबकी चाल समझ रहा था और बोल कुछ नहीं रहा था। अक्षय जो रुद्र के बगल में ही बैठा था वो थोड़ा सा रुद्र के और करीब आकर उसके कान में बोलता है, कुछ तो बोल यार, ये सब लोग जानबूझकर हमें बैठा कर रखे हैं। कुछ कर ना, तूने तो पूरी शादी में अपनी बीबी के साथ रोमांस किया है, पर मेरी वेदू तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तू भी चाहता है कि आज की रात इन सब के साथ बैठकर बर्बाद करे। आदित्य जीजू को देख, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। काव्या उनके बाजू में बैठी है और अब तो वो पापा बनने वाले हैं यार। अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही सोच ले, मेरे आने वाले बच्चों के बारे में सोच ले। रुद्र अक्षय की बात सुनकर, भाई कुछ ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं बोल रहे हो, रुको कुछ सोचता हूँ। काव्या जब तक रुद्र और अक्षय को खुसुर फुसुर करते हुए देखती है तो कहती है, तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? हम सब यहीं बैठे हैं, सबसे बात करो ना। रुद्र काव्या को देखकर बोला, कुछ नहीं दी, हम ये बात कर रहे थे कि जब आपका बेबी इस दुनिया में आएगा तो कितना अकेला महसूस करेगा ना। काव्या बोली, क्या मतलब? रुद्र बोला, यही, घर का अकेला बच्चा रहेगा, बेचारा बोर हो जाएगा बड़ों के बीच में रहकर। आदित्य बोला, आप कहना क्या चाहते हैं साले साहब? रुद्र बोला, यही जीजू कि आप सब बता दीजिए ना कि आप सबको हमसे क्या चाहिए, ताकि हम भी आपके बच्चे के लिए भाई बहन को लाने की तैयारी कर सकें। रुद्र की बात सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पूरी बात कही थी। वंश हंसते हुए, मतलब आप मानते हो भाई कि आप ऊपर क्यों जाना चाहते हो? रुद्र बोला, तू क्या चाहता है कि तुझे चाचा बोलने वाला कोई ना हो? याद रख, तेरी भी अमृता से शादी होने वाली है। अभी तुझे जितना परेशान करना है कर ले, फिर मैं भी रुद्र प्रताप रघुवंशी हूँ। मेरी बारी आने पर तुझे पूरी रात अपने साथ सुलाऊंगा, भले ही मुझे शिवी से दूर रहना पड़े। वंश रुद्र की बात सुनकर घबरा जाता है। वो रुद्र को देखकर कहता है, मम्मा मेरी क्या गलती है? आप इन सबको बोलो ना, इन्हीं का प्लान था आप चारों को अपने पास रोक कर रखने का। वंश को ऐसे पलटता देखकर अंशिका कहती है, हाँ कितने बुरे हो, खुद ही ने कहा था चारों को परेशान करेंगे और अब पूरी बात हम पर पलटा रहे हो। अंशिका की बात सुनकर अक्षय, तरुण, जैक और रुद्र चारों वंश को घूरने लगते हैं। तो वंश अपनी बत्तीसी दिखाकर कहता है, मैं तो बस आप चारों की टांग खींच रहा था, बाकी मेरा और कोई इरादा नहीं था। वैसे भी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं था, मिलना तो इन बहनों को था ना। मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ, कहकर जल्दी से भाग जाता है। वंश की बात सुनकर और उसे ऐसे जाता देखकर सब हंसने लगते हैं। अच्छा, सबको देखकर, तो अब हम जाएं अपने रूम में? अंशिका बोली, अरे ऐसे कैसे, पहले हमें कुछ दो तो, हमारा नेक कहाँ है? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, क्या चाहिए? अंशिका और तन्वी एक साथ, आप चारों के एटीएम कार्ड। दोनों की बातें सुनकर चारों भाई अपने अपने जेब से एटीएम कार्ड निकाल कर उनके हाथ में रख देते हैं। तरुण बोला, अब जाएं कि अभी भी कुछ बाकी है? काव्या खड़े होते हुए मुंह बनाकर, ओए मेरा गिफ्ट कहाँ है? रुद्र मुस्कुराते हुए, आपको क्या चाहिए दी? काव्या रुद्र का सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम चारों से सिर्फ इतना वादा कि अपनी अपनी पत्नियों को हमेशा खुश रखोगे और मेरे आने वाले बच्चे के लिए भाई या बहन जल्दी लेकर आओगे। अच्छा, हंसते हुए, उसके लिए पहले तू हमें हमारे कमरे में जाने तो दे मोटी। काव्या मुंह बनाते हुए, मैं मोटी नहीं हूँ और जाना है तो जाना, मैंने कहा मना किया, आया बड़ा। काव्या की बात सुनकर अक्षय मुस्कुरा देता है। उसके बाद चारों दूल्हों की उनकी बहनें उनके रूम में छोड़ देती हैं। अक्षय के रूम में, अक्षय जब अपने रूम में आता है तो देखता है काफ़ी अंधेरा था और कैंडल्स जली हुई थी, जिसकी वजह से हल्की हल्की रोशनी थी पूरे रूम में। उस हल्की रोशनी में अक्षय अपने रूम को देखता है जो गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है। उस सजे हुए बेड पर उसकी प्यारी वेदू अपने चेहरे पर घूंघट डाले बैठी हुई थी। अक्षय वेदिका को ऐसे बैठा हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। वो धीरे से वेदिका का घूंघट उठाकर अलग करता है तो देखता है उसके सामने उसकी वेदिका का सुंदर चेहरा था। वेदिका ने अपनी आंखें शर्म की वजह से बंद करके रखी थी। उसकी धड़कनें जोरों से धड़क रही थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। अक्षय को अपने सामने और अपने करीब देखकर अक्षय वेदिका का हाल बखूबी समझ रहा था। वो मुस्कुराते हुए वेदिका को देखता है और उसके करीब जाकर उसके माथे पर अपने होंठ टिका देता है।
अक्षय के होठों का स्पर्श पाकर वेदिका शर्मा जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर अक्षय मुस्कुराते हुए उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसकी बंद आँखों को भी चूम लेता है। अक्षय की करीबी वेदिका की धड़कनों को बढ़ा चुकी थी, जिसका शोर अक्षय साफ साफ सुन पा रहा था। वो वेदिका के गालों पर अपने होठ रख देता है और फिर उसके होठों पर। दोनों कब एक दूसरे में खो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। तरुण के रूम में तरुण जब अपने रूम में आता है तो देखता है उसका पूरा रूम फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था। बेड पर भी गुलाब की पंखुड़ियों से हार्ट बना हुआ था। तरुण अपने कमरे को ही देख रहा था कि तभी उसे चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है। तरुण जब आवाज़ की दिशा में देखता है तो पाता है कि मिरर के सामने तृप्ति खड़ी थी। वो अपने गहने उतार रही थी। तृप्ति को ऐसे देखकर तरुण को उस पर बड़ा प्यार आता है। वो उसके पीछे जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तृप्ति जब मिरर में तरुण को अपने पीछे देखती है तो मुस्कुराकर कहती है, क्या हुआ? तरुण तृप्ति को देखकर कहता है, तुम सबसे खूबसूरत इसी लहंगे में लग रही हो। तृप्ति बोली, हाँ, पर मैं इसे पहनकर नहीं रह सकती, ये बहुत हैवी है। तृप्ति की बात सुनकर तरुण आईने में देखकर तृप्ति से कहता है, मैं मदद करूं? तरुण की बात सुनकर तृप्ति हाँ में सर हिला देती है। तो वरुण अपने हाथ बढ़ाकर धीरे से तृप्ति के कान से उसका झुमका निकालता है और उसे निकाल कर वहीं टेबल पर रख देता है। फिर उसके कान पर अपने होठ जमा देता है। तरुण के ऐसा करते ही तृप्ति सिहर जाती है और उसकी पकड़ अपने लहंगे पर और मजबूत हो जाती है। तरुण तृप्ति को मिरर में देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए तृप्ति के दूसरे कान का झुमका उतारता है और उसके दूसरे कान को भी चूम लेता है। तृप्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी तरुण तृप्ति के गले से उसका भारी सा वो गले का सेट निकालता है और उसके गले पर भी चूम लेता है। तरुण के ऐसा करते ही तृप्ति के सांसें बढ़ जाती है और वो तुरंत तरुण से दूर हो जाती है। तृप्ति को दूर जाते देखकर तरुण जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और उसके करीब आकर उसके कमर में बंधा उसका वो कमरबंद निकाल देता है और वहाँ पर भी अपने होठ रख देता है। तृप्ति के चेहरे पर शर्म थी। वो अपनी आंखें कसकर बंद करी हुई थी, लेकिन उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। तरुण तृप्ति को देख रहा था। उसकी मुस्कान, उसका शर्माना तरुण को बहुत अच्छा लग रहा था। वो तृप्ति के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब की बार उसके होठों को लॉक कर दिया। तरुण के ऐसा करते ही तृप्ति भी खुद को रोक नहीं पाती। वो भी उसका साथ देने लगती है। थोड़ी देर बाद तरुण उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसके पास आकर उसके गले को चूम लेता है। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। जैक और तारा के रूम में जैक जब अपने रूम में आता है तो रूम को सजा हुआ देखकर खूब खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बेड की तरफ जाती है तो वो बेड पर सोती हुई तारा को देखकर उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है। जैक क्या क्या सपने लेकर आया था, लेकिन तारा को सोता हुआ देखकर उसके सारे सपनों पर पानी फिर चुका था। जैक उदास मन से तारा के पास जाता है तो देखता है तारा सो नहीं रही थी, बल्कि सोने का नाटक कर रही थी। जैक को तारा पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगा था कि सचमुच उसकी तारा सो चुकी है, पर यहाँ तो उसकी तारा उसके साथ मजाक कर रही थी। जैक भी तारा के मज़े लेने के लिए सोचता है और अपने कपड़े चेंज करके तारा के बगल में आकर सो जाता है और लाइट बंद कर देता है। जैक को कुछ ना करता देख तारा, जो सोने का नाटक कर रही थी, वो अपनी आंखें खोलती है और करवट लेकर जैक की तरफ आ जाती है। जैक को सोता हुआ देखकर तारा बहुत हैरान होती है। वो जल्दी से लाइट ऑन करती है और अपनी जगह से उठकर कहती है, जैक तुम सो क्यों रहे हो? जैक अपनी मुस्कान को छिपाते हुए, तारा सोने दे यार, बहुत नींद आ रही है। जैक की बात सुनकर तारा हैरान हो जाती है। वो कहती है, पर जैक आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना? तारा की बात सुनकर जैक कहता है, हाँ तो सो जा यार, तू भी तो सो रही थी, मुझे भी सोने दे। जैक की बात सुनकर तारा उसके पास आकर उसको उठाते हुए कहती है, नहीं उठो जैक, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो सोने का नाटक कर रही थी, उठो ना, तुम हमारी फर्स्ट नाइट सोकर बर्बाद नहीं कर सकते। जैक उठ जाओ। तारा अभी बोल ही रही थी तभी जैक उसको पकड़कर जल्दी से पलट लेता है और तारा के ऊपर आकर कहता है, पर तुम्हें तो बड़ी नींद आ रही थी, एकदम से क्या हुआ? तारा समझ नहीं पाती, लेकिन फिर वो सारा माजरा समझ जाती है और गुस्से से जैक को घूरते हुए कहती है, तुमने जानबूझकर ये सब किया ना?
जैक तारा को देखकर मुस्कुराते हुए, तो तुम भी तो मुझे परेशान करने के लिए सोने का नाटक कर रही थी। जैक की बात सुनकर तारा मुंह बनाते हुए कहती है, जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। जैक बोला, मत करो बात, अब मैं जो करना चाहता हूँ वो तो मैं करूँगा। अब तुम्हें मनाने में मैं अपनी फर्स्ट नाइट ख़राब तो नहीं कर सकता, कहकर तारा को बोलने का मौका नहीं देता है। जैक के ऐसे अचानक से किस करने से तारा पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसके हाथ खुद ब खुद जैक के बालों में आ जाते हैं और वो उसके बालों में अपने हाथ को घुमाने लगती है। तारा को अपना साथ देता देखकर जैक जल्दी से हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट बंद करता है और कुछ ही देर में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में रंगने लगते हैं। रुद्र के रूम में रुद्र जब अपने रूम में आता है तो देखता है उसका पूरा रूम गुलाब की पंखुड़ियों और रेड बैलून से सजा हुआ था। बेड पर भी गुलाब की पंखुड़ियों से रूडी और सीवी लिखा हुआ था। रुद्र मुस्कुराते हुए इधर उधर अपनी सीवी को ढूंढता है, तभी उसे पास के रखे सोफे पर शिव्यांशिका का दुपट्टा दिखाई देता है जो उसने लहंगे के साथ पहना हुआ था। रुद्र उस दुपट्टे के पास जाता है और उस दुपट्टे को उठाकर देखता है तो उसमें से अभी भी शिव्यांशिका की खुशबू आ रही थी। तभी रुद्र की नज़र बालकनी में खड़ी शिव्यांशिका पर जाती है तो देखता है बाहर चलती ठंडी हवा में शिव्यांशिका के जूड़े से बाहर निकली उसकी एक लट उस हवा में बार बार उसके गालों को चूम रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और दुल्हन के लिबास में आज उसकी सीवी बहुत दमक रही थी। दुपट्टा ना होने की वजह से रुद्र शिव्यांशिका की कमर और उसका पेट आसानी से देख पा रहा था। रुद्र शिव्यांशिका को ऐसे देखकर उसका दुपट्टा वहीं सोफे पर वापस रखता है और उसके पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्र का स्पर्श पाते ही शिव्यांशिका सिहर जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। रुद्र के हाथ जो उसके पेट पर थे वो उस पर अपने हाथ रख लेती है और अपनी पीठ रुद्र के सीने से टिका देती है। शिव्यांशिका के ऐसा करते ही रुद्र के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। वो अपने होठ शिव्यांशिका के गले पर रख देता है। रुद्र के होठों का स्पर्श शिव्यांशिका की धड़कनों को बढ़ा देता है। वो जल्दी ही रुद्र की तरफ पलटती है और उसे देखने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहाँ दोनों को ही एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। रुद्र शिव्यांशिका की आंखों में देखते हुए अपने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को जो एक जूड़े में बंधे थे खोल देता है। रुद्र के बाल खोलते ही शिव्यांशिका के लंबे घने बाल उसकी कमर पर आकर लहराने लगते हैं। रुद्र शिव्यांशिका की आंखों में देखते हुए ही अपने हाथ उसकी कमर पर लेकर जाता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी। दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी शिव्यांशिका अपने हाथ रुद्र के सीने पर लाकर धीरे धीरे उसके शेरवानी के बटन खोल देती है। शिव्यांशिका के ऐसा करते ही रुद्र मुस्कुराते हुए अपनी शेरवानी अपने बदन से हटा देता है। अब शिव्यांशिका के सामने रुद्र की जिम में बनाई परफेक्ट बॉडी थी। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए रुद्र के पैरों पर अपने पैर रखकर उसके बेहद करीब आ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए अपने होठों को लॉक कर देती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। रुद्र देखता है शिव्यांशिका की सांसें थम रही थी। शिव्यांशिका शर्मा कर रुद्र के सीने में अपना सर छुपा लेती है। उसकी धड़कनों का शोर इतना था कि रुद्र को बाहर तक सुनाई दे रहा था। अपनी सीवी की बेताबी देखकर रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका को अपनी गोद में उठा लेता है। रुद्र शिव्यांशिका को रूम में लाकर बेड पर लेटाता है और उसके पास आकर उसके लब को आज़ाद करके उसके माथों को चूम लेता है। दोनों ही आज अपने बीच की सारी दूरियां खत्म करना चाहते थे। धीरे धीरे रुद्र शिव्यांशिका के सारे गहने उतार देता है। उसके गले में केवल उसके नाम का मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियाँ थी, जिसकी खनक रुद्र को पागल कर रही थी। रुद्र धीरे से अपने होठों से शिव्यांशिका के गले को चूम लेता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों अपने प्यार में और आगे बढ़ते तभी शिव्यांशिका का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका अलग होते हैं। शिव्यांशिका बेड से उठकर अपने फ़ोन के पास जाती है तो देखती है फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर शिव्यांशिका के फेस पर कठोर भाव आ जाते हैं। वहीं पुराने सख्त एक्सप्रेशन अपनी सीवी के चेहरे पर देखकर रुद्र भी सीरियस हो जाता है। शिव्यांशिका एक नज़र रुद्र को देखकर अपना फ़ोन जो अभी भी रिंग कर रहा था उसको उठाती है और कान में लगाकर वापस बालकनी में आ जाती है। बेड पर बैठा रुद्र शिव्यांशिका को ही देख रहा था। फ़ोन पर बात करते हुए शिव्यांशिका के एक्सप्रेशन पल पल बदल रहे थे।
थोड़ी देर बात करने के बाद शिव्यांशिका अपना फ़ोन काटकर वापस रूम में आती है। वो रूम में आकर देखती है तो रुद्र उसे ही देख रहा था। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर बिना किसी भाव के कहती है वो मुंबई आ चुकी है। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र अपनी जगह से खड़े हो जाता है। उसके चेहरे के भाव भी अब काफ़ी सख्त हो चुके थे। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर कहता है जाकर चेंज कर लो शिवी, हमें हेडक्वार्टर जाना है, तब तक मैं सबको कॉल करके बता देता हूँ। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका चेंज करने जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो रुद्र को देखकर कहती है रूडी, जैक और तारा को कॉल करके मत बुलाइए, हम उन्हें कल बता देंगे। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र हाँ में सिर हिला देता है तो शिव्यांशिका चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। वहीं रुद्र सबको कॉल करने लगता है। थोड़ी देर बाद रुद्र और शिव्यांशिका हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। दोनों ही अपने पुराने अवतार में थे। दोनों ने ही काले कलर के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन आज एक चीज़ अलग थी। शिव्यांशिका के चेहरे पर मास्क के साथ साथ उसके माथे पर सिंदूर और गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र था। उसने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी। दोनों जल्दी से कंप्यूटर रूम में आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर अभिज्ञान जी, पीयूष, अमृता और रोनी सब बैठे हुए थे। जैक और तारा को नहीं बुलाया गया था। सब रुद्र और शिव्यांशिका का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों को आता देखकर अभिज्ञान जी को छोड़कर सब अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। रुद्र और शिव्यांशिका अभिज्ञान जी के पास आकर उन्हें सैल्यूट करते हैं। फिर शिव्यांशिका सबको देखकर कहती है आप सबको इतनी लेट यहाँ बुलाने का मेरा रीज़न ये है कि मैं आप सबको ये बता दूँ कि वो मुंबई आ चुकी है। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। तभी अभिज्ञान जी कहते हैं ऑफिसर, आपका मतलब है कि माया मुंबई आ गई है? शिव्यांशिका अभिज्ञान जी का सवाल सुनकर कहती है जी चीफ, माया मुंबई आ चुकी है। पीयूष शिव्यांशिका को देखकर माया मुंबई आ गई है, इसका मतलब आपको अजय का फ़ोन आया था। शिव्यांशिका पीयूष को देखकर हाँ, अजय का फ़ोन आया था, उसने मुझे कई बार कॉल किए थे, बट शादी की रस्मों में मैंने अपने फ़ोन पर ध्यान ही नहीं दिया। रोनी शिव्यांशिका को देखकर तो फिर तो अजय ने बताया होगा ना कि माया मुंबई में कहाँ है, हम उसे जाकर पकड़ सकते हैं। शिव्यांशिका बोली नहीं। अमृता बोली नहीं मतलब? शिव्यांशिका बोली मतलब ये कि वो माया हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा शातिर है। उसने अपने आदमियों की आंखों में पट्टी बांध रखी थी। जब तक वो सभी माया के अड्डे में नहीं पहुंच गए तब तक किसी की भी आंखों से पट्टी नहीं हटाई गई थी। रुद्र बोला मतलब ये कि अजय को भी नहीं पता कि वो इस वक्त माया के साथ कहाँ पर है। शिव्यांशिका बोली हाँ, अजय नहीं जानता कि वो माया के साथ मुंबई की किस एरिया में किस जगह में रह रहा है। रुद्र बोला तो हम अजय का फ़ोन ट्रेस कर लेते हैं, हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। शिव्यांशिका बोली नॉट पॉसिबल रूडी, माया की टीम में शामिल होने से पहले अजय ने अपने फ़ोन में ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया था जिससे कोई भी उसके फ़ोन को ट्रेस या रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हम भी नहीं। अभिज्ञान जी बोले तो फिर हम माया को पकड़ेंगे कैसे? हमें तो ये पता ही नहीं है कि वो मुंबई में कहाँ है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए हम माया को नहीं ढूंढेंगे चीफ, बल्कि माया हमें ढूंढेगी। रोनी बोला वो कैसे? शिव्यांशिका बोली जल्दी ही पता चल जाएगा, फिलहाल में हमें बस थोड़ा और वेट करना है। अमृता को देखकर अमृता, उन स्टूडेंट्स का क्या हुआ, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है? अमृता शिव्यांशिका की बात सुनकर देखकर कहती है यस मैम, मेरे हॉस्पिटल के कई सारे डॉक्टर्स इसमें मेरी मदद कर रहे हैं। उनकी कुछ रिपोर्ट ये है, कहकर शिव्यांशिका की तरफ एक फाइल बढ़ा देती है। शिव्यांशिका फाइल लेकर रुद्र को देखकर कहती है रूडी, आप पीयूष और रोनी के साथ मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट में सभी के बैंक अकाउंट्स डिटेल्स और उनके स्टेट्स को चेक कीजिए। हमें किसी भी हालत में माया के खबरी का पता लगाना पड़ेगा। अभिज्ञान जी को देखकर एंड चीफ, आपने कहा था पुलिस डिपार्टमेंट में आपका एक फ्रेंड है, कोशिश कीजिए उससे बात करने की, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके उस खबरी को पकड़ने में। शिव्यांशिका की बात अभिज्ञान जी को सही लगती है। वो अपना फ़ोन लेकर चले जाते हैं। वहीं रुद्र, पीयूष, रोनी और अमृता चारों कंप्यूटर्स में बैठकर पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की डिटेल चेक करने लगते हैं। शिव्यांशिका सबको अपने अपने काम में लगा देखकर अमृता की दी हुई फाइल लेकर एक चेयर पर बैठ जाती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। उसने अपने साथ एक पेन और नोटबुक ली हुई थी। कुछ चीज़ें जो उसे समझ में आ रही थी उसे नोट डाउन करते हुए जा रही थी। सब अपने काम में लगे थे। शिव्यांशिका जब अपने हाथों से कुछ लिखती या फाइल का पेज पलटने के लिए अपने हाथों का यूज करती तो उसके हाथों में पहनी चूड़ियाँ खनकने लगती। शिव्यांशिका की चूड़ियों की खनक सुनकर रुद्र और बाकी सबका ध्यान शिव्यांशिका पर जाता है।
जो अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अमृता की दी हुई उन स्टूडेंट्स की फाइल पर था। अमृता जो पीयूष के पास बैठी हुई थी, शिव्यांशिका को देखकर कहती है, ये माया शिव्यांशिका मैम की ज़िंदगी में नागिन की तरह कुंडली मार कर बैठी है। पहले उनके परिवार को तकलीफ़ पहुंचाई, उनके पेरेंट्स को मार डाला और अब आज शिव्यांशिका मैम और रुद्र सर की फर्स्ट नाइट भी ख़राब कर दी। जहां अभी दोनों को अपने रूम में होना चाहिए था, वहां ये दोनों हेडक्वार्टर में बैठकर काम कर रहे हैं। अमृता की बात रुद्र और रोनी भी सुन रहे थे। जहाँ सबको रुद्र और शिव्यांशिका के लिए बुरा लग रहा था, वहीं रुद्र को अपनी शिवी के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। जब शिव्यांशिका को किसी की नज़रें अपने ऊपर महसूस होती है तो वो सबकी तरफ देखती है। सब उसे ही देख रहे थे। ये देखकर शिव्यांशिका सबको घूरते हुए कहती है, मुझे देखने की बजाय आप सब काम पर ध्यान दीजिए। शिव्यांशिका के टोकने से सब हड़बड़ा जाते हैं और वापस अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर सब ऐसे ही अपने अपने काम में लगे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सब हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं। रुद्र की कार जल्दी ही रघुवंशी विला पहुंचती है। वो देखता है शिव्यांशिका अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सो गई थी। शिव्यांशिका को इतनी गहरी नींद में सोता देखकर रुद्र उसे नहीं जगाता, बल्कि उसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर चला जाता है। सुबह के 5 बज रहे थे, इसलिए अभी तक कोई नहीं उठा था। रुद्र बड़ी आसानी से शिव्यांशिका को अपने रूम में ले जाता है। रुद्र अपने रूम में आता है तो देखता है रूम अभी भी फूलों से सजा हुआ था। उसे कल रात की बात याद आती है। वो शिव्यांशिका को एक नज़र देखता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके फ्रेश होने चला जाता है। शादी के चक्कर में रुद्र अपने ऑफिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया था, इसलिए अब उसे काम करना था। सुबह के 8 बज रहे थे जब शिव्यांशिका की आँख खुलती है। वो देखती है रुद्र रूम में नहीं था। शिव्यांशिका बेड से उठकर बालकनी में आती है तो देखती है नीचे गार्डन में सब बैठे हुए थे और आज गार्डन में ही नाश्ता कर रहे थे। शिव्यांशिका सबको एक नज़र देखकर फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका नीचे गार्डन में सबके पास आती है। सब शिव्यांशिका को आता देखकर मुस्कुरा देते हैं। आज शिव्यांशिका ने जीन्स और कुर्ती पहनी हुई थी। बालों को रोज की तरह ही सिंपल सा जूड़ा, कानों में छोटे छोटे ईयरिंग, गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, माथे पे सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ थी। शिव्यांशिका सबके पास आती है तभी उसकी नज़र वेदिका और तृप्ति पर जाती है। दोनों ने ही लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। दोनों को साड़ी में देखकर शिव्यांशिका सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कहीं उसने कोई गलत कपड़े तो नहीं पहने। शिव्यांशिका अभी सोच ही रही थी कि तभी दिशा जी शिव्यांशिका के पास आकर कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। शिव्यांशिका दिशा जी को देखकर, पर आंटी मैंने तो साड़ी नहीं पहनी। दिशा जी मुस्कुराते हुए, तो क्या हुआ, ये कपड़े भी इतने बुरे थोड़ी हैं। शिव्यांशिका दिशा जी को देखकर, मतलब आंटी आपको मेरे ऐसे कपड़े पहनने से बुरा नहीं लगा। दिशा जी मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के गाल पर हाथ रखकर, नहीं, लेकिन अब तुमने मुझे एक और बार आंटी कहा ना तो बुरा ज़रूर लग जाएगा। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, सॉरी आंटी, मतलब वो माँ। दिशा जी मुस्कुराते हुए, चलो सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कहकर शिव्यांशिका को सबके पास ले आती है। शिव्यांशिका सबको मॉर्निंग विश करती है तभी आदित्य कहता है, अच्छा हुआ शिव्यांशिका तुम आ गई, वरना हम तो तुमसे बिना मिले ही चले जाते। शिव्यांशिका आदित्य की बात सुनकर कहती है, क्या मतलब जीजू? मतलब मैं और काव्या वापस जा रहे हैं। शिव्यांशिका हैरानी से बोली, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ है शिव्यांशिका, तुम्हारी शादी की रस्मों से पहले आए थे, बहुत टाइम भी हो गया। आदित्य के काम का भी नुकसान हो रहा है, सोचा था तुम लोगों के रिसेप्शन तक रुकेंगे, पर रुद्र और बाकी सब रिसेप्शन करना ही नहीं चाहते। वंश शिव्यांशिका को देखकर, और भाभी एक और बैड न्यूज है। शिव्यांशिका बोली, बैड न्यूज? वंश उदास होकर, हाँ, हम लोग भी आज शाम को वापस दिल्ली जा रहे हैं। शिव्यांशिका बोली, क्या, पर क्यों? वंदना जी बोली, बेटा बहुत समय हो गया यहाँ आए हुए, वहाँ दिल्ली में भी तुम्हारे फूफा जी और वंश का काम पेंडिंग पड़ा है, कब तक एम्प्लॉयज़ के भरोसे ऑफिस को छोड़ सकते हैं। वंदना जी की बात सुनकर शिव्यांशिका उदास हो जाती है। इतने दिन सबके साथ रहकर उसे सबकी आदत हो गई थी, अब यदि सब लोग चले जाएंगे तो घर काफ़ी सूना हो जाएगा। सब शिव्यांशिका को उदास देख रहे थे तभी अंशिका शिव्यांशिका को देखकर कहती है, अरे भाभी उदास मत होइए, हम सब जल्दी आ जाएंगे, वैसे भी अगले हफ्ते मुंबई में 3 दिन का मेला लगने वाला है और मैं वंश भाई जल्दी से वापस आ जाएंगे। अंशिका की बात सुनकर शिव्यांशिका मुस्कुरा देती है और सबके साथ नाश्ता करने लगती है।
जल्दी ही रुद्र ऑफिस के लिए निकल जाता है। शिव्यांशिका को दिशा जी ने घर पर ही रोक लिया था, क्योंकि अभी 1-2 रस्में बाकी थी जिन्हें तीनों दुल्हनों से पूरा करवाना था। इधर एक अंधेरे कमरे में माया अपने आदमियों के सामने खड़ी हुई थी और सबको देख रही थी। माया अपने आदमियों को देखकर कुछ पता चला? एक आदमी माया के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं मैडम, कुछ पता नहीं चला। अपने आदमी की बात सुनकर माया सोच में पड़ जाती है। उसे अचानक कुछ याद आता है। वो अपने आदमियों को देखकर कहती है, हमारे अड्डे में बच्चे भी थे। जिसने भी उस गुफा में आग लगाकर मेरा इतना नुकसान किया होगा, वो उन बच्चों को भी सही सलामत बाहर लाया होगा। पता करो, जिस दिन आग लगी थी उस दिन या उसके आसपास के कुछ दिनों में किसी अनाथालय में बच्चों को रखा गया है क्या? और हाँ तो उनकी पूरी डिटेल पता करना, कहकर चली जाती है। ये आदमी माया के खास हैं, जिनकी मदद से माया अपने बाकी आदमियों को बड़े आसानी से इस जगह पर ले आई थी। माया इन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। इनमें अजय शामिल नहीं था। वहीं आर कॉरपोरेशन में रुद्र अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था जब उसके केबिन का डोर नॉक होता है। आवाज़ सुनकर रुद्र अपना काम करते हुए भी अंदर आने को बोलता है। केबिन का डोर खुलता है और कोई अंदर आता है। रुद्र जब अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो वो जैक था और अंदर आकर रुद्र को ही घूर रहा था। रुद्र जैक को देखकर, अरे जैक आओ ना। जैक बोला, कल रात को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और आपने हमें बताया भी नहीं बॉस। रुद्र जैक की बात सुनकर, जो बीत गया उसे जाने दो जैक, अभी के बारे में सोचो। रुद्र की बात सुनकर जैक कहता है, क्या बात है बॉस, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? रुद्र बोला, जैक तुम्हें पता चल चुका होगा ना कि माया आ गई है। हाँ, आज सुबह मुझे और तारा को पता चला कि कल मीटिंग किस वजह से रखी गई थी। पर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? शिव्यांशिका ने कहा है ना कि अभी कुछ टाइम रुकना है। रुद्र बोला, परेशान होने वाली बात ही तो है जैक। शिवी का कहना है कि माया खुद हमें ढूंढते हुए आएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। गुफा को हमने जला दिया था, इसलिए कोई भी सबूत वहाँ से हमारे खिलाफ नहीं मिल सकते। ड्रग एडिक्ट स्टूडेंट को भी मोटिवेट करते समय शिवी ने अपनी पहचान छुपाई हुई थी। वहाँ से भी माया हमारे बारे में पता नहीं कर सकती। पुलिस से इस केस में हमारा लेना देना बहुत कम है, इसलिए उसकी खबर जो पुलिस में है वो माया को कुछ खबर नहीं दे सकता। जैक बोला, आप कहना क्या चाहते हैं बॉस? रुद्र बोला, जैक तुम्हें मेरे 2 काम करने पड़ेंगे। पहला तो उस खबरी को ढूंढो। कल हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट के हर इंसान की बैंक अकाउंट की डिटेल चेक की है, लेकिन कोई भी हमें ऐसा नहीं लगा जो माया से मिला हुआ है। तुम इस बारे में पता करो। बैंक अकाउंट डिटेल से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ रहन सहन से पता चल सकता है। तुम पुलिस डिपार्टमेंट के हर एक इंसान के स्टेटस के बारे में चेक करो। पता करो कौन है जो पुलिस की नौकरी से मिलने वाली कम सैलरी में भी एक वीआईपी लाइफ जी रहा है। रुद्र की बात सुनकर जैक कहता है, ओके बॉस, लेकिन दूसरा काम क्या है? रुद्र बोला, दूसरा काम, कहकर वो जैक को कुछ समझाने लगता है। रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद जैक कहता है, ओके बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में पता करता हूँ। खबरी के बारे में पता करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका दूसरा काम मैं भी पूरा कर देता हूँ। मुझे बस 1 घंटे का समय दीजिए, कहकर जैक रुद्र से बाद में मिलने का कहकर चला जाता है। जैक के जाने के बाद रुद्र वापस अपने काम में लग जाता है। लगभग 1 घंटे बाद जैक फिर रुद्र के केबिन में आता है, लेकिन इस बार एक फाइल के साथ। जैक रुद्र को देखकर, बॉस। रुद्र जैक को देखकर, अरे जैक, काम हो गया। जैक रूम की तरफ वो फाइल बढ़ाकर, आप खुद ही देख लीजिए। जैक की बात सुनकर रुद्र उसे देखते हुए उसके हाथ से फाइल लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। रुद्र जैसे ही उस फाइल को पढ़ता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो अपनी जगह से उठता है और अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिव्यांशिका, तृप्ति और तारा सिंह मेंशन में आई थी पग फेरे के रस्म के लिए। तीनों बैठकर आराध्या जी से बात कर रही थी। अभी ज्ञान जी अपने ऑफिस गए हुए थे। सब बात कर ही रहे थे कि तभी तारा और शिव्यांशिका दोनों के फ़ोन पर एक साथ मैसेज आता है। शिव्यांशिका और तारा अपना फ़ोन लेकर मैसेज पढ़ती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका और तारा हेडक्वार्टर में थी। दोनों देखती हैं कॉन्फ्रेंस रूम में जैक और रुद्र को छेड़कर सब आ चुके थे। अभिज्ञान जी भी अपने ऑफिस से आ चुके थे। दोनों जाकर अभिज्ञान जी को सैल्यूट करती हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को देखकर कहते हैं, शिव्यांशिका, तुम्हें कुछ पता है कि क्यों रुद्र ने सबको मैसेज करके यहाँ आने को कहा है?
शिव्यांशिका बोली, पता नहीं चीफ, वो अपने ऑफिस गए थे, मैं और तारा तो सिंह मेंशन में थे जब हमें मैसेज मिला। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका की बात सुनकर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि रुद्र और जैक दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में अंदर आ रहे हैं। रुद्र और जैक दोनों अभिज्ञान जी को आकर सल्यूट करते हैं। तभी रुद्र की नज़र शिव्यांशिका पर जाती है। शिव्यांशिका रुद्र को ही देख रही थी, लेकिन आज उसे रुद्र की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं बल्कि गुस्सा नजर आ रहा था। रुद्र को गुस्से में देखकर कहीं ना कहीं शिव्यांशिका को एक अजीब सा डर लग रहा था। अभिज्ञान जी रुद्र को देखकर कहते हैं, क्या बात है ऑफिसर, आपने सबको मैसेज करके यहाँ इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा? अभिज्ञान जी की बात सुनकर रुद्र अभिज्ञान जी की तरफ एक फाइल बढ़ा देते हैं। ये वही फाइल थी जो जैक ने उसे दी थी। अभिज्ञान जी रुद्र से वो फाइल लेकर पूछते हैं, इसमें क्या है? अभिज्ञान जी की बात सुनकर रुद्र गुस्से से शिव्यांशिका को देखते हुए कहता है, इसमें आपकी ऑफिसर शिव्यांशिका की बेवकूफ़ी लिखी हुई है चीफ। रुद्र की बात सुनकर अभिज्ञान जी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वहीं बाकी सब रुद्र को गुस्से में देख सकते थे। अभिज्ञान जी उस फाइल को खोलने लगते हैं तो रोनी रुद्र को देखकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं बॉस? रुद्र गुस्से से शिव्यांशिका को देखकर कहता है, यही कि मैं ऑफिसर शिव्यांशिका को बहुत ही इंटेलिजेंट समझता था, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बेवकूफ़ निकलेंगी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।